हे हेलो ऑल, दिस इज चरवाक लोकायत और मैं सबका स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस लाइव में। और आज का जो लाइव का विषय है, जो टॉपिक है, वो है मणिपुर का क्राइसिस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दो ट्राइबल ग्रुप के बीच एक सिविल वॉर हो रहा है और हमारा देश का मीडिया चुप है, प्रधानमंत्री चुप है और जो मुख्यमंत्री है उनका तो मतलब वो तो चाहते ही नहीं कि ये चीज रुके। राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, इंडिया में चर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है इजराइल पैलेस्टाइन का। ठीक है, हो सकता है चर्चा करे, कोई बात नहीं। मतलब दुनिया का एक मुद्दा है, ग्लोबल इशू है, ग्लोबल इशू पे चर्चा हो सकती है। डोमेस्टिक इशू जो है मणिपुर का, उसको क्या हम लात मार दे ग्लोबल इशू के लिए? तो हमारे देश के जो मुद्दे हैं पहले उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारा हर वीकेंड जो फ्राइडे और संडे है, हम कोई ना कोई नए टॉपिक को लाते हैं और नए टॉपिक पे ही हम चर्चा करते हैं। हमने फ्राइडे को चर्चा किया था ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान, और उस पर मैंने थोड़ी बातें डिटेल में बोली कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका जो है माइंडसेट क्या है, वहां पे क्या हो रहा है इस्लाम के नाम पे, और वहां का जो कानून है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्या है, उस पर हमने डिस्कशन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है ये भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारे ही कंट्री के अंदर हो रहा है, एक स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, वहां पे हो रहा है। वहां पे दो ट्राइबल ग्रुप है, एक है मेतई, दूसरा है कुकी जोमी। मेतई जो है उनको मिला हुआ है ओबीसी का मतलब दर्जा, जो कुकी स्वामी है उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा। मेतई जो है उसमें मेजोरिटी मतलब हिंदू वो मानते हैं, ठीक है, और कुकी स्वामी जो है वो मेजोरिटी क्रिश्चियन मानते हैं, ठीक है। तो कुकी स्वामी जो है मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और मेतई जो है वो प्लेन इलाकों में रहते हैं ज्यादा। ये चीज मणिपुर का आपको समझना होगा, जो बेसिक क्या बोलते हैं, प्री डिटरमिन्ड इंफॉर्मेशन जो एक होता है ना, रेफरेंस पॉइंट। ये है मणिपुर का रेफरेंस पॉइंट। अब आप सवाल पूछेंगे, बट चक्कर हुआ क्या, कहां से शुरू हुआ ये चीज? ये पिछले 6 महीने से चल रहा था और मैंने 6 महीने से इस पर लाइव इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस तरह से सरकार का रवैया था, मणिपुर के सरकार का रवैया, और जो सेंटर में जो मोदी सरकार है उनका जो रवैया है इस चीज को लेकर के, वो मतलब अलाउ कर रहे थे, इस चीज को बढ़ा रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। तो जो लोग भी ये लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ठीक है, ताकि हम 1 सेकंड जरा रुक जाइएगा। या तो सॉरी, कुछ इंटरप्ट हुआ था। हाँ, मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो बेसिकली हमारा ये प्रॉब्लम जो है मणिपुर का, ये कब शुरू हुआ? जब वहां की सरकार ने डिसाइड किया कि भाई वो जो आपका मैतेई कम्युनिटी है, ओबीसी, उनको वो रिजर्वेशन देंगे अंडर एसटी कानून, ठीक है।
बोले कि भाई हमको उनको एसटी देंगे। वो कानून गया कोर्ट में, बिल भी पास हो गया और वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी हाँ बोल दिया सरकार के बातों को लेकर के। कुकी स्वामी नाराज हो गए इस चीज को लेकर के कि भाई हम तो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, हमारा रिजर्वेशन का जो पोर्शन है वो मैत्तेई लोग खा जाएंगे, ये तो हमारे साथ तो इनजस्टिस हुआ है। तो वो प्रदर्शन करने लगे और उसमें हो सकता है वायलेंस भी शुरू हुआ हो। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है ये केस, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई ये केस अनएक्सेप्टेबल है, ये खारिज कर दिया जाता है। सरकार खारिज कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वायलेंस ऑलरेडी स्प्रेड हो रहा था। मैत्तेई कम्युनिटी भी रिस्पॉन्ड करने लगा, वो भी और वायलेंट हो गए, अग्रेसिव हो गए। वो चर्च को जलाने लगे, वो जो है हिल एरियाज में जो गांव है गांव को जलाने लगे, गांव के लोगों को मारने लगे, स्पेशली जो कुकी स्वामी गांव है और जो कुकी स्वामी मिलिटेंट ग्रुप है वो भी रिस्पॉन्ड करने लगे। इस बीच कुछ जब बातें पता चली कि बहुत सारे कुकी स्वामी मिलिटेंट ग्रुप ने ये भी एडमिट किया कि भाई रिसेंट जो स्टेट इलेक्शन था उसमें बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया था, वोट दिलवाया था। और जो मैत्तेई थे उन्होंने भी माना कि भाई वो कुकी स्वामी को अपने स्टेट का हिस्सा ही नहीं मानते, वो तो मानते कि ये बर्मा से आए है, ये बाहर के, ये हमारे स्टेट के है ही नहीं। मैत्तेई के जो कम्युनिटी के लीडर है उनका ये कहना होता है। इस बीच रेप पे रेप के वीडियोस आए, एक नंगी तस्वीर आई, उसमें हमको पता चला कि भाई क्या बोलते हैं आपका, naked women was literally paraded by a person from the Meitei community, and that naked women belong to Kuki tribe basically. So that's the extent of rape. यहाँ पे एक औरत को एकदम मतलब नंगा करके, नेकेड बना के, रेप करके उसको परेड कराया जा रहा है। और लड़के करने वाले कौन थे? सब मेत्तेई थे भाई। एएनआई इतना शर्मनाक और घटिया न्यूज चैनल है, घटिया माफिया है, कि उसने इसमें भी दिखाने की कोशिश की कि शायद ये कोई मुसलमान बंदा है। ठीक है, मैं मानता हूं जो इस्लामिक कम्युनिटी उनमें बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो फेक न्यूज फैलाने के लिए, ये क्या मतलब हुआ है? जो सही बात है, जो जेन्युइन न्यूज है उसको फैलाना चाहिए, लेकिन नहीं। और अब तक वो लड़के पकड़े नहीं गए, जो वीडियो बना के पब्लिश किया तो वो बंदा पकड़ा गया है, अब तक हमें यही मिला है। और ऐसे ना जाने कितने मतलब वारदात हुए हैं इस चीज को लेकर के। ये बोलना मतलब बहुत, मतलब मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास ऐसे चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, जिस तरह के अट्रोसिटीज हुए हैं। तो मतलब लोगों को आवाज उठाना चाहिए था, भारत के लोगों को सड़क में आके जो कुकी कम्युनिटी है, जोमी कम्युनिटी, उनके लिए आवाज उठाना चाहिए था। क्योंकि 53% ऑफ मणिपुर पॉपुलेशन है आपका मैत्तेई, 43% पॉपुलेशन है कुकी जोमी। और अब हाल इस हाल पे चला गया है कि कुकी स्वामी ने अपना खुद का एक ऑटोनोमस एरिया घोषित कर दिया है कि ये भाई हमारे एरिया में हम किसी को नहीं करेंगे, हमारा कानून चलेगा, सरकार के कानून में हम नहीं आएंगे। मतलब इट्स ए टोटल स्टेट ऑफ कयास, टोटल स्टेट ऑफ कयास, मिसरूल वहां पे। भाजपा के लोग यही बोल रहे थे कि बंगाल में हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए, जब वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी लोग अटैक कर रहे थे हिंदू कम्युनिटी पे, टीएमसी के वर्कर अटैक कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता पे। ठीक है, लेकिन अब एकदम चुप, भाजपा वाले एकदम चुप। यहाँ पे बात नहीं होगी राष्ट्रपति शासन की, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की बात नहीं होगी। हालांकि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल की जरूरत इसी स्टेट में थी। ये 6 महीने से चल रहा है। हमारी मीडिया किस चीज में बिजी है भाई? वर्ल्ड कप में बिजी थी, इसराइल पैलेस्टाइन में बिजी थी। मोदी जी तेजस उड़ा दिया, आज उसमें बिजी है। उस दिन मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो क्या बोलते हैं इनाग्रेट किए, उसमें बिजी थे। बाकी ये मुद्दा छोड़कर बाकी सब चीजों में मीडिया बिजी थी। ये हाल है देश का। और हम किस बात की खुशी मना रहे हैं? किस बात की खुशी? एक सिविल वॉर चल रहा है हमारे देश के अंदर, और इसका सिवियरिटी है 7 आउट ऑफ द 10। सोचिएगा कितना बुरा हाल है, और हम खुशी मना रहे हैं यहाँ पे। हाँ,
किस बात की? मुझे आके कोई बताए, डिबेट जो करना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं कि मैं कुछ प्रोपागेंडा कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। हाँ, मैं कुकी जोमी का समर्थन करता हूं क्योंकि वो सबसे ज्यादा विक्टिम रहे हैं। लुक एट द नंबर ऑफ पीपल डाइड हु डाइड फ्रॉम कुकी जोमी वर्सेस द मेथई, नंबर ऑफ विमेन रेप्ड of Kuki-Zomi versus Meitei, and number of villages burnt of the Kuki-Zomi versus Meitei. स्टैटिस्टिक को कंपेयर करिए, कुकी-Zomi आर द बिगर विक्टिम, तो इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं यहाँ पे। और हाँ, एसटी जो होता है शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, ये वो ऑलरेडी उनको मिल रहा है। ओबीसी जो है, ओबीसी रिजर्वेशन जिनको ऑलरेडी मेत्तई कम्युनिटी ले रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन, उसको क्यों शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन चाहिए? मेरे को कोई बताए। प्रॉब्लम ये है, यहां से शुरू हुआ है और अब ये इट हैज बिकम लाइक अ डिस्प्रपोर्शनेट दिस इशू। थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट दिस कि जिन औरतों का वहां पे रेप हुआ, जिन लड़कियों के साथ रेप हुआ, जिन गांवों को जला दिया गया, घर तोड़ दिए गए, पता नहीं कितने चर्च को भी तोड़ दिया गया, चर्च को तोड़ दिया गया। और हिंदुत्व वाले बोल रहे क्रिश्चियन लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे सरकार का, भाजपा सरकार का है। उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। किसने बोला कि भाई वो मेत्तई कम्युनिटी जो ऑलरेडी ओबीसी रिजर्वेशन ले रहा है उनको एसटी रिजर्वेशन दिया जाए? और एसटी रिजर्वेशन तो ऑलरेडी मिल रहा है उनको यहाँ पे। और ये जो नालायक सरकार है उनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे जाति खत्म नहीं होती रिलीजन कन्वर्ट कर लेने से। वो मुसलमान हो जाए या फिर वो क्रिश्चियन हो जाए, जाति खत्म नहीं होती, वो जाति ही रहता है, आइडेंटिटी। तब भी एक जाट सम्मेलन है, जाट सम्मेलन में सिख भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, हिंदू भी जाता है, बोलते हैं हम जाट है भाई। वहां पे मतलब भले रिलीजन बदल गया लेकिन जाति आइडेंटिटी है। ये समझ में नहीं आता जो प्रशासन में है लोग हैं उनको। अच्छा, मैं एक गेस्ट को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अरिस्टोफेंस। हेलो अरिस्टोफेंस, कैन यू हियर मी? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ 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 हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी, बोलिए आपको। जी, आप बताइए, आज का आपका टॉपिक ये मणिपुर हाँ, मणिपुर का हालांकि है। हाँ, हालांकि मणिपुर पे मैंने लाइव किया था पिछला टॉपिक द ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान, उससे पहले मैंने लाइव किया था ब्लास्फेमी इन इंडिया। ठीक है, तो हाँ, ये चीज है, मैंने उस पर बात कर चुका हूँ। और हाँ, आज का टॉपिक मैंने मणिपुर लिया है। तो हमारा लाइव का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड टॉपिक है, हर लाइव अलग अलग टॉपिक पे होता है, अलग अलग मुद्दे और अलग अलग इश्यूज पे होता है। कुछ ग्लोबल मुद्दे हैं, कुछ लोकल मुद्दे हैं, ये लोकल मुद्दा है। तो मीडिया जो पूरा दुनिया के मुद्दे पे बात करता है वो एकदम इस लोकल मुद्दे पे चुप है। मैं तो मीडिया भी नहीं कहता, मैं तो माफिया कहता हूँ लिटरली, जो कहीं ना कहीं इथनो रिलीजियस हेट्रेड ही फैला रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसी को इस तरह से देखता हूँ। जी, आपको जो कुछ मीडिया का बोलना है? हाँ, जो इधर मीडिया का काम है डेमोक्रेसी को इनेबल करना या सिक्योर करना, वो तो करते नहीं है वो लोग। जी हेलो रक्षित, कैन यू हियर मी? कीजिए, सॉरी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप कंटिन्यू कीजिए। या आप बात कर रहे थे मीडिया और डेमोक्रेसी की। हेलो। हाँ, मेरी शायद आपकी शायद आवाज़ कट गई थी। हाँ, सो वो शायद कुछ नेटवर्क इंटरप्शन था। आप बात कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, गो अहेड। तो मैं मेरे ख्याल से जो एक्स मुस्लिम का टॉपिक है उस पर बात करूंगा मैं। ओके ओके, मैं जी अपना आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। जी जी मैंने जी, कोई ऐसी बताइए। रिसर्च तो की नहीं आज के लिए। ओके। जैसे कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं, हम
ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं जो फॉर्मली इस्लाम में बिलीव करते थे, चाहे वो एथीस्ट हों या थीस्ट हों, वो सब आते हैं इसमें। अब इंडिया में अगर बात जी। करें हम एक्स मुस्लिम, हेलो, आपकी आवाज शायद कट रही है। हेलो, आपकी आवाज शायद कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन यू स्पीक अहेड? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोल रहे थे। हेलो हेलो, या यू गो अहेड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, बट आपकी आवाज, हाँ अब आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हेलो, अभी आपकी सच आवाज हम नहीं आ रही है। अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है, आप बोलिए। हाँ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम डायलॉग्स आपस में शेयर कर सकते हैं, व्यूज। हाँ, देखिए मैं एक्स मुस्लिम, जी मैंने भी देखा है, बहुत सारा मूवमेंट है। देखिए मैं चलाता हूँ एक हिंदू एथिस्ट का पेज, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक्स मुस्लिम कम्युनिटी बना है, ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत सारे, ठीक है। मेरा मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ दोनों चीजों में। देखिए एज एक्स हिंदू एथिस्ट और रैशनलिस्ट, मैं इस चीज को भी सपोर्ट करता हूँ कि लोग इस्लाम को भी बोले, क्रिटिसाइज करें और उनके खुद के कम्युनिटी से निकल कर ही आए, ठीक है। मतलब ये मैं इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करता कि कोई एक बंदा अपने कम्युनिटी से आता है, ठीक है, और वो बात करे सिर्फ दूसरे हाँ। कम्युनिटी पे, ये मैं फेयर नहीं समझता। आप अगर मैं हिंदू कम्युनिटी से आता तो आप मेरे चैनल का वीडियो देख सकते हो, ज्यादातर फोकस होता है, 70-80% फोकस होगा मेरा हिंदुइज्म पे, उसको लेके ज्यादा, हम्म। ठीक है। बाकी जो 20-30% होगा वो बाकी शायद रिलीजन को मिला करके होगा, ठीक है। वाइस वर्सा मैं देखता हूं, अगर कोई एक्स मुस्लिम कम्युनिटी से आता है या कोई और उस चीज से, तो उनका फोकस होगा 80-90% जो है वो इस्लाम को लेकर के, बाकी शायद जो है वो बाकी रिलीजन पे हो सकता है। आइडियली ये है। प्रॉब्लम मैं देखता हूँ इंडिया में जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं देखता हूँ ये कॉबल्ट जो एक्स मुस्लिम है ना, जो हिंदी स्टेट के कॉबल्ट, ठीक है, हाँ। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिपोक्रेसी दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो एक सिंधु एथिस्ट हूँ, हिंदुइज्म पे मैं बोलूंगा, क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि ह्यूमन राइट्स जब बात आती है ना, ह्यूमन राइट्स की, हिंदू भी एक ह्यूमन ही है, वो अलग नहीं है, वो कोई अलग स्पीशीज नहीं है, वो ह्यूमन ही है। तो सब उनपे लोग अगर हैं। कोई फिजिकल वायलेंस होता है वो गलत है, मैं कंडम करूंगा। मेरा प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे जो यहाँ पे इंडिया में एक्स मुस्लिम है ना, स्पेशली जो हिंदी बेल्ट के है, जब मॉब लिंचिंग होता है ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया बाय हिंदुत्व मॉब, और इस देखते हैं कि हम 80% जो मॉब लिंचिंग के केसेस होते हैं वो फॉल्स प्रीटेक्स्ट होते हैं, 80% फॉल्स प्रीटेक्स्ट। बहुत कम ऐसा होता है कि जिसका कोई जेन्युइन रीजन हो, ठीक है। 80% जो होता है वो लगभग फॉल्स प्रीटेक्स्ट होता है, तो उसमें मॉब लिंचिंग हो जाता है। मैं देखता हूँ एक्स मुस्लिम आके कंडम नहीं करता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप समर्थन करो विक्टिम का। प्रॉब्लम मैं समझता हूँ ये एक डाइकोटमी है जो समझने की जरूरत है कि सपोर्टिंग द ह्यूमन राइट ऑफ अ मुस्लिम एज अ ह्यूमन बीइंग, जब उसके साथ वायलेंस होता है, इज नॉट इक्वल टू सपोर्टिंग जिहादिस्ट और टेररिज्म और इस्लामिज्म। ये जो चीज है ना, इसको अलग करने की जरूरत है, मैं समझता हूँ, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल यूपी में देखते हैं, एक केस हुआ था प्रयागराज में, या अभी परसों का या कल का ही केस है। एक ट्रक ड्राइवर को मार दिया कि उसने कुछ मोहम्मद पे हाँ कुछ हाँ। बोल दिया, इस्लाम पे कुछ बोल दिया, ठीक है। वो गलत है। वो ट्रक ड्राइवर हिंदू है, ठीक है, मैं अपने आप को हिंदू नहीं बोलता और मैं क्रिटिसाइज करता हूँ उसके बिलीफ का, लेकिन ह्यूमन राइट वायलेशन है, गलत है, मैं बोलूंगा हाँ वो गलत है भाई, उस पर बात होनी चाहिए। मेरा ये सोचना है कि जी, कम से कम आप क्या जो कहेंगे उन लोगों का यहाँ, जो जो खुद को कहते हैं ना ये हिंदू एथीस्ट, उन पे क्या कहेंगे आप? देखिए हिंदू एथिस्ट अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन है, मैं इसको थोड़ा एक ऑक्सीमोरॉन टर्म समझता हूँ, जो हिंदू एथिस्ट है। हालांकि गाइस मैं आप सबको डिस्क्लेमर दे दूं, टॉपिक पे थोड़ा बाहर चले गए हैं। मैं जो टॉपिक था मणिपुर का, जो नहीं पता वो थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, बिफोर 20 मिनट्स से पहले आप रिवाइंड कर लीजिए। मैंने मणिपुर का जो प्रीटेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, मैंने बात किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। हाँ, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े वो एक्स मुस्लिम है, तो वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, तो मैं इस पे आ गया टॉपिक पे। बट अदरवाइज मैं थोड़ा रिमाइंडर दे रहा हूँ जिनको नहीं पता है, ठीक है।
हाँ, तो जो मैंने बोला हिंदू एथिस्ट एक तरह का ऑक्सीमोरॉन टर्म है, ठीक है। जी पहली बात तो हाँ, जो हिंदू इस्लाम का स्क्रिप्चर शायद बोलता होगा मुस्लिम है आप, तो आपने बोल दिया कि हाँ हम मुसलमान नहीं हैं। हम ऑलरेडी हिंदू है ही नहीं भाई, हमारा आइडेंटिटी हिंदू है ही नहीं। स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो भाई आपका आइडेंटिटी होगा वो जो वर्ण में आता है। आपका पिता का वर्ण क्या था, आपका बेटे का वर्ण क्या होगा, वो आइडेंटिटी है। मतलब जिसको हम अंग्रेजी में क्लास स्ट्रक्चर या कास्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, बर्थ बेस्ड, वो है जातिवाद हिंदी में, ठीक है। वो है आइडेंटिटी बेसिकली यहाँ पे इंडिया में। और वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैं इस पे फिर शायद एक टॉपिक रख सकता हूँ कभी। पाकिस्तान में भी, इंडिया में जो जातिवाद है ये अक्रॉस रिलीजन है। मुसलमान आज भी जाति को देखता है, इंडिया में जो मुसलमान है या पाकिस्तान में जो मुसलमान है शादी करते समय, ये एक चीज है। तो मतलब आपने भले ही रिलीजन बदल लिया, आपने पूजा करने का तरीका या जो आइडियोलॉजी है वो आपने बदल दिया, लेकिन जो होता है ना, एक जाति में पैदा हुआ था, मेरे पिता का जाति ये था, मेरे दादा का जाति ये था, ये जो एक आइडेंटिटी है ना ब्लड लाइन बेस्ड, वो तो खत्म हुआ ही नहीं आपका यहाँ पे। तो हिंदुइज्म जो ये जो है ना बेसिकली ये, देसी जिसको भी आप बोलते, ये कोई है कलेक्शन ऑफ कास्ट है बेसिकली। इट्स कास्टिज्म, इट्स जातिवाद बेसिकली, और वर्णाइज्म वर्णवाद, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट टर्म, ठीक है बेसिकली। हम्म। हाँ हाँ, जो आप ये कुछ बोल देसी रहे थे। मुस्लिम्स हैं यहाँ के, उनमें भी कास्ट सिस्टम जो है वो भी रिलीजियस बेस पे ही है। आधा हिंदुइज्म का मिक्स है और आधा इस्लाम का मिक्स है, क्योंकि जो बाहर से क्लर्जी आप आए थे, इस्लामिक क्लर्जी, आप हाँ, वो खुद को सुपीरियर समझते थे। वो सुपीरियरिटी अभी तक गई नहीं है मुसलमानों में। खुद को सैयद कहते हैं, कोई यहाँ पर खुद को शाह कहता है, कैसे। यहाँ पे सच्चाई मैं बताता हूँ। हुआ ये, जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का ना, जो अपर कास्ट कन्वर्टेड लोग थे, अपर कास्ट जो कन्वर्टेड होकर के मुसलमान बने, अब उनके पास तो हाँ जमीन थी, जमींदार थे, 90% जमींदार थे, वो अपर कास्ट भी थे। ये लोग ज्यादातर कौन से कम्युनिटी में कंप्राइज करते थे, जो आपका शिया, इस्माइली, बोहरा, अहमदिया, ये कम्युनिटी। और ये जो क्लरिकल, जो हम बोलते हैं ना क्लरिकल स्ट्रक्चर इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटी में, ये उसको कंप्राइज करते थे। बेसिकली ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत थे जो कन्वर्ट हो गए इसमें बेसिकली, ठीक है। 90% तो ये तो चले गए पाकिस्तान में। जो नहीं जा पाए वो लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, और वो जो है वो ऑड जॉब्स करते थे, ऑड लेबर, ठीक है। जो मतलब आपके लोअर कास्ट या अनटचेबल हिंद जो थे, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, उससे कन्वर्ट होकर के बने थे मुस्लिम। तो आप देखते हो इंडिया में जो हिंदुत्व है ना, इट्स बेसिकली एन अपर कास्ट मूवमेंट। जब वो बोलते हैं कि भाई जिहादी जिहादी, वो ये बोलना चाहते हैं कि भाई जो लोअर क्लास मुस्लिम है, हमें उनसे नफरत है, हमें उनसे इशू है बेसिकली। जब भी आप कोई जैसे देखते हो कि बंदे को स्लर सुब्रमण्यम देते हो। स्वामी हैं, वो इतना हाँ, कुछ बोल रहे होते हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट, पर वो जब उनकी बेटी है उन्होंने मुस्लिम से शादी की, उस पर तो कुछ नहीं कहते वो। क्योंकि वो मुसलमान अपर कास्ट है इसलिए। बिल्कुल। हुसैनी, हुसैनी कम्युनिटी, बाय द वे, आप गूगल में सर्च कीजिए हुसैनी ब्राह्मण, एक ऐसा ब्राह्मण ग्रुप है जो अपने आप को हुसैनी बोलता है। तो हमको ये चीज समझनी होगी कि द क्लास एंड द कास्ट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर अभी भी वो एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है या बनाए रखा है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, ठीक है। और अगर रही बात हिंदू की, तो एक ऑक्सीमोरन है कि 90% हिंदू बोलता है कि मैं भगवान को मानता हूँ। प्योर रिसर्च पढ़ लीजिए, वो तो बोलता है भगवान है, कोई क्रिएटर है, मैं गॉड को मानता हूँ। 90 to 95% बोल रहा है भाई, जो अपने आप को हिंदू बोलता है वो, प्योर रिसर्च में। तो एथियस्ट बोलना तो एकदम एक ऑक्सीमोरन टर्म है। आप उससे बेटर बोल सकते हैं मैं इंडियन एथियस्ट। मेरा सवाल ये है कि व्हाई डोंट वी यूज द वर्ड इंडियन? आपको क्यों जरूरत पड़ रहा है कि मैं अपने आप को हिंदू या या तो वो मुस्लिम या कह सकते क्रिश्चियन हैं या वो सिख बोलूं? कल्चरली या स्पिरिचुअली हिंदू हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। आई मीन, अगर आप कल्चर स्पिरिचुअल पे जाओगे तो इट डिपेंड्स ऑन द रीजन। आप बोल सकते हो मैं कल्चरली स्पिरिचुअल है, तो भाई मैं ये तो गुजराती भी बहुत हो वेग सकता हूँ। टर्म्स हैं। या सी, हिंदू इज इटसेल्फ अ वेरी वेग टर्म, दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेड। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू, ये अभी अभी क्या चल रहा है ना, ये एक तरह का बोल रहा है अब्राहमाइजेशन या मोनोथिसाइजेशन ऑफ
हिंदू कम्युनिटी चल रहा है बेसिकली। हालांकि ऐसा है नहीं, इसके अपने खुद के अलग प्रॉब्लम है, लेकिन इनको ये है कि भाई यार, अरे वो कम्युनिटी भी ये कर रहा है, नहीं हमको भी कुछ करना चाहिए। बेसिकली इट्स लाइक, मेरा पड़ोसी कुएं में गिर रहा है तो मैं भी कुएं में गिरूंगा। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो इट्स लाइक एग्जैक्टली। दे आर ट्राइंग टू मेक इट लुक कि हम एक कम्युनिटी। ऑडली एनफ, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को भी थोड़ा गहराई से पढ़ोगे ना, वो भी कोई एक कम्युनिटी नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। इवन द मुस्लिम जो वर्ड है, ये भी एक अम्ब्रेला टर्म ही है बेसिकली, बिकॉज विद इन द मुस्लिम आपके अशराफी स्कूल है, आपके हनाफी स्कूल है, आपके हनबली स्कूल है, और इसके अंदर आपके कौन से मूवमेंट आते हैं? देवबंद मूवमेंट आता है, आपका जो है क्या बोलते हैं वो वहाबी अलीगढ़ मूवमेंट। मूवमेंट आता है, आपका वहाबी मूवमेंट आता है, ठीक है। आपका जो है नया मूवमेंट अभी जो शुरू होता है, आई डोंट नो, 2-3 में, मतलब शियाओं का कुछ मूवमेंट है, 12 शिया, वो मूवमेंट आपका आता है, ठीक है। तो स्कूल भी अलग है यहाँ पे, मूवमेंट भी आपके अलग अलग नाम है। अब अरब में जाओगे तो अरब का मुस्लिम, वो अपने आप को ज्यादा मुस्लिम उतना नहीं बोलता जितना यहाँ के लोग बोलते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। इंडोनेशिया में जो मुस्लिम है, हालांकि हम उनको मुसलमान बोलते, वो अपने आप को उतना वो आइडेंटिफाई करता ज्यादा एथनिसिटी से। सो मैं समझता हूं कि ये जो मुस्लिम टर्म है, ये भी अपने आप में कोई मोनोटोनस टर्म है ही नहीं। ये भी ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया। बेसिकली आपको समझना होगा प्री कॉलोनाइजेशन और पोस्ट कॉलोनाइजेशन पीरियड को, कि जब ब्रिटिश रूल कर रहा था, दे नीडेड ए सर्टेन टूल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। उनको एक टूल चाहिए था कंट्रोल करने का पॉपुलेशन को। और आपको शायद पता नहीं होगा, ये जो अरबिक कल्चर लाया गया ना इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी में, ये अंग्रेजों ने ही लाया है। और अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने देखा सऊदी अरेबिया में वहां भी मूवमेंट है, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, डी फैक्टो इस्लाम का जो मूवमेंट है या जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो वहां भी है भाई। वो हो गया जब तक तो बेसिकली बहाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लाया इन मूवमेंट्स को बाहर से, एक्सट्रीम बना दिया। और या या दैट्स द थिंग। अब अगर आप थोड़ा हिस्ट्री खोलेंगे ना, you need to look at the period between the 7th century Middle East until the 11th century Middle East, and before 7th century। 7th century पहले मिडिल ईस्ट कैसे था? उस टाइम पे आप देखते हैं कि अरामेक लैंग्वेज यूज हो रहा था, सीरियाक लैंग्वेज यूज हो रहा था, हिब्रू भी यूज हो रहा था। सम पीपल वर स्टिल यूजिंग हिब्रू, ओके। और आपका जो था दो बड़े एम्पायर था, आपका एक पर्शियन एम्पायर था, आपका एक रोमन एम्पायर था। और उन दोनों के एक एजेंट्स हुआ करते थे, ट्राइबल कम्युनिटी, वो एजेंट बटे हुए थे। जो आपका गल्फ कंट्रीज के जो अरब लोग थे ना, वो अलाई बन गए पर्शियंस के। और जो लेवेंट रीजन है आपका, लेवेंट रीजन में जो अरब्स थे, वो अलाई बन गए रोमन एम्पायर के। आपको ये समझना है हिस्ट्री। और कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है नेबेटियंस। नेबेटियंस आर द प्रीकर्सर टू द अरब्स। 7th सेंचुरी था, हमें नहीं पता मोहम्मद था नहीं था, आई डोंट नो, वी जस्ट डोंट नो, ठीक है। चलिए मान के चलते था या मान के चलते नहीं था, इन एनी केस मोहम्मद का जो हम मिथ देखते हैं, जो भी उसका लाइफ बनाया गया है, इट सर्टेनली रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ अरब लैंडलॉर्ड। शायद वो अरेबिया में या जो आपका जॉर्डन है वहां कहीं का वो कोई लैंडलॉर्ड रहा होगा, जिसके बेस पे वो एक लाइफ बना गया। कोई वॉरियर क्लास सर्टेनिटी नहीं है एंड कि, एलीट क्लास। या एलिट क्लास बेसिकली। हम बोल सकते हैं मर्केंटाइल, क्योंकि कहा जाता है कि वो ट्रेड करता है। नेबेटियंस और गुड ट्रेडर्स, हो सकता है वो उनको शायद मर्चेंट ही रहा हो। मे बी हिज नेम वाज नॉट मोहम्मद, समथिंग एल्स, बट लेटर ऑन देयर इज अ रिडक्शन, उसके बेसिस पे एक कैरेक्टर क्रिएट किया गया, ठीक है। बट एनी हाउ, हम चल मान के चलते ट्रेडर ने बना दिया उस पे, और आप देख सकते हैं। सो पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इस्लाम आप जिस तरह से रिलीजन देखते हो, ये भी कोई एक टाइम पे नहीं बना। कुरान को लिखने में लगभग 100 साल लग गए, पूरा कुरान को कंपाइल करने में, हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं तो। हदीस और आपके जो सीरत है वो लिखे गए 9th और 10th सेंचुरी में। तो you have a gap of 300-400 years where around this period a theology of Islam developed. बट हियर इज द क्रुक्स पार्ट। यहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्रिटिक करते थे मोहम्मद के क्लेम को लेकर के, क्रिटिक करते थे इस्लाम के थियोलॉजी को लेकर के।
You read people like Ibn Rawandi, read people like Al-Mari, you read people like Ibn Sina, Omar Khayyam, Averroes, और आप पढ़ सकते हैं एक और दो तीन है ऐसा बहुत सारे, इब्न रश्द, ठीक है, ये अरे लोग वराक, एक तरह के, यस, इब्न बराक, हाँ, ये लोग जो थे ये बड़े एक तरह के स्केप्टिक थे। लेकिन आप ये भी देखिए बहुत कम लोगों को उस टाइम पे डेथ सेंटेंस दिया गया। यू लुक एट द नंबर ऑफ apostasy cases and death sentence versus the number of people who are doing blasphemy, ज्यादा नहीं था, इट वॉज नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ तो एक चीज पता चलता है, जैसे आजकल सऊदी अरेबिया में अपोस्टेसी के लिए डेथ सेंटेंस, ईरान में डेथ सेंटेंस, पाकिस्तान में डेथ सेंटेंस, इसका मतलब उस टाइम इस्लाम उतना डेवलप नहीं हुआ था, कानून नहीं बना था शरीयत में कि आप उनको डेथ सेंटेंस दो, ये बाद में बना है। और उस टाइम पे टेक्निकली एक स्कूल ऑफ, पाकिस्तान में अपोस्टेसी की डेथ सेंटेंस नहीं है, ब्लास्फेमी की है। हाँ, yeah, basically, yeah. So basically, you could leave the religion, but you cannot speak against Islam or Muhammad. Basically, that's the way to understand. Okay. Yeah. So मैं कंटिन्यू करता हूँ। कानून नहीं बनाता आपका। उस पीरियड में आप देखते देयर इज ए 8th सेंचुरी में किंग होता है, उसका नाम है हारून अल राशिद। बगदाद में वो एक लाइब्रेरी खोलता है, हाउस ऑफ लाइट, और कमाल का लाइब्रेरी है, इट बिकम्स ए कॉस्मोपॉलिटन नेचर। अरेबियन नाइट्स कॉस्मोपॉलिटन नेचर का है भाई। वो कहानी ले रहा है आपका इंडिया के पंचतंत्रा से, वो कहानी ले रहा है आपके चाइनीज फोक टेल से, वो कहानी ले रहा है इजिप्शियन से, वो कहानी ले रहा है आपका पर्शिया से भाई। एंड इट बिकम्स एन इंस्टेंट सक्सेस, कॉस्मोपॉलिटन नेचर। ये वो पीरियड था जहां पे लाइब्रेरी में अरब स्कॉलर जो है वो किताबें इकट्ठे कर रहे ग्रीक्स के, वो किताबें इकट्ठे कर रहे हैं इजिप्ट से कॉप्टिक टेक्स्ट, वो किताबें इकट्ठे कर रहे हैं इंडिया से भी, बाय द वे वो टेक्स्ट इकट्ठे कर रहे हैं चाइना से भी, और उसको Like an ट्रांसलेट कर रहे हैं enlightenment era. अरबिक में, या। सो यू नो द प्रॉब्लम इज, ये एनलाइटमेंट हुआ, लेकिन ये एनलाइटमेंट एंड हुआ दो रीजन है इसका। एक है मुतजिलाइट स्कूल ऑफ थॉट। जो मुतजिलाइट स्कूल ऑफ थॉट्स था, एक मूवमेंट था, ठीक है, यो वो मूवमेंट का आर्गुमेंट यह था कि गॉड है, लेकिन गॉड है इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडिपेंडेंट सोच नहीं रख सकते, हम इंडिपेंडेंट सोच रख सकते। वी हैव ए फ्री विल, वी हैव ए रीजन टू थिंक, और ये रीजन और फ्री विल हमको दिया है ऊपर वाले ने, मतलब जो वो अल्लाह मानते थे, ठीक है, इस्लामिक थियोलॉजी में, तो फ्री विल है हमारे पास। आपको ये बताना है कि अगर आप अपना ये रीजन यूज कर सकते हैं, आप अपना फ्री विल यूज कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि क्या वो जिसने हमको बनाया है, जो ये क्रिएटर है, ठीक है, क्या वो बुरा कर सकता है? और कुरान को इंटरप्रेट करने के लिए आप अपना रीजन यूज करो, अच्छाई को समझो, बुराई को समझो। और उनका ये भी एक क्लेम था कि जो अच्छा, जो मतलब रूल्स रेगुलेशन तोड़ता या बुरे काम कर रहा है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो सकता। उनका एक राइवल स्कूल था अशारी स्कूल। उनका क्लेम था कि बुरा काम कर लो, लेकिन आप उसका रिपेंट कर लोगे तो भाई आप मुस्लिम कम्युनिटी में रहोगे। ये कुछ वैसा ही था जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में रिपेंटेंस का एक रूल था कि आप अगर जीसस का गलत काम करते हैं तो आप जीसस को प्रे करें, रिपेंट हो जाएंगे तो आप क्रिश्चियन ही बने रहोगे। बेसिकली ये था वैसे ही टाइप का रूल। होता यह है कि द मुतज़िलाइट जो थॉट थे उनका परसिक्यूशन शुरू होता है। दे आर साइडलाइंड, दे आर लीव्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ हाउस ऑफ लाइट। ये 9th सेंचुरी के बाद होना शुरू हो जाता है। अशारी जो स्कूल है वो अपना असर्ट करता है ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है। इवन देन यू हैव सम स्केप्टिक्स। बिगेस्ट डैमेज आपका तब होता है जब मंगल इन्वेडेड बगदाद। मंगल जो इन्वेजन था बगदाद, इट ब्रॉट एन एंड टू दैट एनलाइटनमेंट एरा बेसिकली। ये आपका होता है अराउंड, if I recall correctly, around 1253 AD, 1253 कॉमन era है। उस टाइम हलाकू खान एक आर्मी लेके आता है मंगल इन्वेड का। बगदाद में जितना खून बहाया गया आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी और जगह बहाया गया हो। कहा जाता है कि 3-4 दिन तक लगातार लोगों को इतना मारा गया, और लाइब्रेरी के जितने भी किताब थे उसको जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी में बहा दिया गया कि नदी का जो रंग है वो एकदम लाल और काला हो गया था इंक से। मतलब देयर इज सम फोक टेल, ऐसा बिलीफ, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट इट्स सर्टेनली ट्रू दैट द मंगल इन्वेजन ऑफ बगदाद एंडेड
that so-called golden period, whatever they call it. Afterward, we see that it became a dark age, and the Muslim community has never been able to recover. उन्होंने एनलाइटनमेंट 2.0 हुआ ही नहीं. बट इस बीच कुछ मूवमेंट शुरू हुए. आपकी सूफी मूवमेंट आया, आपका बहाई मूवमेंट आया, आपका जो है अहमदिया मूवमेंट आया. अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, और उनका एक अच्छा एस्पेक्ट ये था कि दे एक्सेप्टेड कि बाकी रिलीजन में भी जो लोग हैं वो शायद प्रॉफिट हो सकते हैं. एक तरह का एक व्यू पॉइंट था, एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस का एक हद तक. ठीक है. सूफिज्म में म्यूजिक डांस था आपका. तालिबान बोलता है म्यूजिक डांस कर नहीं सकते, देवबंदी बोलता है म्यूजिक डांस नहीं कर सकते. भाई गजब का हाल है यहाँ पे आपका. फिर आप देख सकते हैं बहाई मूवमेंट स्टार्टेड इन ईरान बाय बाउल्ला. वो क्लेम किया कि मैं इमाम महदी हूँ, क्योंकि शिया कम्युनिटी का एक बिलीफ है इमाम महदी आएगा, ऐसा कुछ उनका क्लेम था. लगभग सभी रिलीजन्स में कि कोई सेवियर आएगा फ्यूचर में. हाँ हाँ हाँ, बेसिकली वही. बट ही Baha'i and Ahmadiyya developed a certain thought process, the way to include some sort of tolerance with other community. फॉर एग्जाम्पल अहमदिया का क्लेम होता है कि जो राम है, जो कृष्ण है, हालांकि हम आई नो कि राम और कृष्ण कोई रियल कैरेक्टर नहीं है, वो एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है. ठीक है. बुद्धा में भी वॉज अ रियल, वी डोंट नो, लेट्स से. ओके. उनका ये कहना है कि ये प्रॉफिट है, एक ही गॉड है, एक ही हम गॉड जिसको अल्लाह बोलते हैं, उनका ये प्रॉफिट थे, उन्होंने अलग तरीके से मैसेज दिया बस. सो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग. बहाई में भी कुछ ऐसा ही चीज डेवलप हुआ. ठीक है. बट यू सी द एंड ऑफ द एनलाइटनमेंट ब्रॉट सो मच ऑफ डार्कनेस कि जो क्लरिकल पावर था ना, क्लरिकल पावर डिड नॉट वांट टू गिव अप. एंड व्हेन दीस आइडियाज केम, दे थॉट कि हमारा पावर चैलेंज हो रहा है, हम इसको बढ़ावा नहीं दे सकते. So they exiled Baha'u'llah. The Iranian regime didn't kill Baha'u'llah. They exiled him and they moved him to Ottoman Empire, Turkey में जो उस टाइम था, हाइफा बेसिकली. ठीक है. और अहमदिया कम्युनिटी का ये बुरा हाल हुआ. आयरॉनिकली पाकिस्तान क्रिएट करने में सबसे बड़ा हाथ था अहमदिया कम्युनिटी का. और नोबेल प्राइज पाकिस्तान से जिसने जीता वो भी एक अहमदिया कम्युनिटी का बंदा था. ठीक है. आयरॉनिकली जिन्होंने पाकिस्तान क्रिएट करने में आपका समर्थन दिया, उनका सिटीजनशिप भी आपने खत्म कर दिया पाकिस्तान में 1974 में. ये बड़ा मजेदार की बात है. शिया कम्युनिटी और जो आपका अहमदिया कम्युनिटी, जो एलिट्स कंसिस्ट करते थे, उन्होंने बनाया आपको पाकिस्तान. लेकिन सी हाउ दे आर ट्रीटेड टुडे. तो यू नो, डेफिनेटली आई मीन इट्स अंडरस्टैंडेबल. बट आई होप कि देखिए 2.8 बिलियन पॉपुलेशन है मुसलमान का पूरे दुनिया में. 2.8 बिलियन. ठीक है. एंड कंपेयर टू अदर रिलीजियस कम्युनिटी, इनका फर्टिलिटी रेट इज समवॉट हायर. बट उनका कॉम्पिटिटर जो है फर्टिलिटी रेट में, मैं आपको बता रहा हूँ, चौंक जाएंगे, वो है जूविश कम्युनिटी. जूविश कम्युनिटी हैज अ फर्टिलिटी रेट ऑफ अराउंड 2.9 बेसिकली. Muslim community around the world together has around 2.4 or 2.3, something like that, if I'm not wrong. Christian community comes around 1.9, something like that. Okay. So ये कुछ चौंका देने वाली बात है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. टर्न्स आउट जुडाइज्म एंड इस्लाम जो है वो अपने आप का अच्छा कंपटीशन देते हैं. वेदर यू कम टू सर्कमसिजन, वेदर यू कम टू रूल्स फॉर फूड, whether you come to rules for following the rituals, whether you come to rules for the clerics, दोनों बहुत सिमिलर है देखा जाए. दोनों में अपोस्टेसी है. दोनों में देखा गया है इंटेंट हेट्रेड फॉर द आइडल वर्शिपर. देखा गया है दोनों में. बेसिकली जुडाइज्म में इट्स मोर इंटेंस बिकॉज जुडाइज्म emerged from the society. By the time whoever created Islam, जो भी मोहम्मद का टाइम बताया जाता है, Judaism was established, Christianity was established. It's easier to understand कि वो क्यों चीजें को मेकअप कर सकता है, why he can play around. Okay. बेसिकली वो है. तो हमको ये चीज समझना होगा यहाँ पे. तो प्रॉब्लम ये है कि there are countries like Kuwait, Bahrain who have very good control over fertility rate, even better than India basically. I'm not joking here. अगर आप कुवैत का देखेंगे, उनका फर्टिलिटी रेट आता है अराउंड 2, सेम एज इंडिया.
बहरीन का फर्टिलिटी रेट आता है, यू विल बी शॉक्ड, 1.8. Bangladesh has better control over fertility rate too. Fertility rate is directly proportional to 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 income, I guess. Education, economic development. Yeah, as the economic development happens, as your higher level of education happens, there are more job opportunities. More job opportunities translate to this sort of welfareism within the community, basically. Okay, तो ये चीज है. लेकिन आप वही देखो, फर्टिलिटी रेट बाकी इस्लामिक कंट्री का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, सीरिया का, इराक का, नॉट गुड. Nigeria has the worst. या नाइजीरिया इज द वर्स्ट, नो डाउट. बिकॉज वहां पे हुआ क्या है, वहां पे नाइजीरिया में पहले, आपको वेदर यू नो इट और नॉट, देयर यूज्ड टू बी अ सेकुलर गवर्नमेंट. टर्न्स आउट देयर वर वेस्टर्न गवर्नमेंट वांटेड देयर ओन puppet, and in the name of installing the puppet, they allowed Boko Haram to flourish over a period of time. Basically, that's what happened. But let's see, because we are moving towards a multipolar world. अभी हम multipolar world में जा रहे हैं. US is in decline. There is a de-dollarization happening at a rapid pace. US is trying to attempt to disrupt it. You must have seen lot of BJP handle sharing the videos from Nepal saying Nepal is waking up, they want a Hindu nation, Tali bajao. What they don't realize is Nepal government has signed MOUs with Chinese companies for economic development. Because Nepal, जो आप देखते हो, geographically it's prone to earthquake and it is prone to natural disaster. They need infrastructure, and China builds some of the best world-class infrastructure. Nepal has signed MOUs with them. Okay, US doesn't like that. तो भाई 2005 में नेपाल में मोनार्की बैड था. King is a bad boy. Now king becomes a good boy, and it turns out this get engineered by US ambassadors or envoys visiting in the Nepal. Yeah. श्रीलंका में भी यही हुआ है. So bigger problem is one more question that needs to be, while it's good to oppose Islam, while I totally agree, आप मोहम्मद के लाइफ में बोल सकते हो, आप blasphemy कर सकता है, totally agree that there should be freedom to have some sort of blasphemy of Islam, because that's how maybe you bring out or break that mirror, or एक परसेप्शन होता है ना कम्युनिटी में कि ये रिलीजन तो भाई बेस्ट है, ये तो स्ट्रांग है, इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता. मे बी दैट परसेप्शन ब्रोकन सम टाइम, maybe. Okay, that's all fine if you look at the freedom of speech. But bigger problem is, how the hell did so many terrorist organization get the money? उनके पास हथियार कहां से है, उनके पास वेपन कहां से है? Somebody can keep a violent ideology. Okay, maybe he holds a knife. With that knife, maybe you can kill 1 or 2 person and claim jihad. But you can't go on attacking and do bombing and shooting. You to have to do bombing, to do shooting, to do mass killings at a gunpoint. Okay, where the hell is your money coming from? That's the big question. Who is funding you? That's the big question here. I mean, if you remember 2001 में जब 9/11 हुआ, by the way, जो ओसामा बिन लादेन ने इंजीनियर करवाया था, 9/11 हुआ, that Bush said war on terror. You remember that? I was not born yet, but I know, yeah. या जो उस समय का प्रेसिडेंट था यूएस का, बुश ने बोला वॉर ऑन टेरर, दिस वी डिक्लेयर वॉर ऑन टेररिज्म. 20 साल 21 साल हो गए, मेरे को बताओ टेररिज्म कम हुआ कि टेररिज्म ज्यादा बढ़ा है उस टाइम से कंपेयर टू नाउ? Different groups have been emerged. डिफरेंट ग्रुप्स. उस टाइम शायद आपका मुजाहिदीन था, देन यू हैड अलकायदा, तालिबान. अब ऐसा नहीं, आपके पास आईएसआईएल है, आपके पास अल नुसरा फ्रंट है, आपके पास बोको हराम है, आपके पास जो है क्या बोलते हैं आपका Hamas was already there, but Hamas got fed by Israel intelligence 2005. indirectly. 2005 में इसराइल ने गाजा को छोड़ा. 2007 में इलेक्शन हुआ. It turns out Israeli intelligence was encouraging Hamas to take over, because Israeli intelligence didn't want PLO. और उसका रीजन था, अगर PLO जीत जाता तो Israel had to negotiate with PLO, and PLO had signed the Oslo Accords with Yitzhak Rabin. And
व्हाट अ टर्न ऑफ कोइंसिडेंस, जब इट्ज़ाक रैबिन ऑस्लो अकॉर्ड को साइन करता है, द राइट विंग जूविश रेडिकल जो है वो मार देता है इट्ज़ाक रैबिन को 1995 में। असैसिनेट कर देता है उसको। 1996 से 1999 के बीच बेंजामिन नेतन्याहू और द बीबी एज यू लाइक टू कॉल इट बिकम्स द पीएम। बीबी उसके बाद वहाँ रिटर्न्स टू राइट विंग पावर। काफी ज्यादा ग्रो हो गया। Yep, exactly. And you see, this is coinciding with the time when the Oslo Accord was signed between the Yasser Arafat and what to say, Yitzhak Rabin. Okay. No, मैं यासिर अराफत को डिफेंड नहीं करूंगा. यासिर अराफत इज या बैड, बट ही इज मोर और लेस लाइक द सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद. आप सद्दाम हुसैन बशर अल असद को कंपेयर कर सकते हो विद यासिर अराफत. ही वाज लाइक दैट बेसिकली. He might be a dictator, but he was not like somebody who would go back to 7th century AD. ISIS talking about 7th century, back to 7th century. He didn't say back to 7th century, folks. वो नहीं था. Maybe he believed in pan-Arab alliances. That's all right. But ये उस कैटेगरी का लीडर था यासिर अराफत, लाइक सद्दाम हुसैन, बशर अल असद एक्सेट्रा. बट व्हाट डिड यू अचीव बेसिकली? या वो इजिप्शियन था शायद वो. Yeah, I heard so. Yeah. Basically, if you look at the 50s and 60s, there was something called as pan-Arab national movement. Basically, they identified the Arab ethnicity with nationalism than Islam. Islam was a like secondary thing. था Islam, लेकिन it was a secondary thing. Primary thing was Arab identity. That was much more. Pan-Arab nationality was against Islamism. In many cases, yes. अगर आप गमल अब्दुल नासर को देखोगे, या he was somebody like that. आप बाथ सोशलिस्ट पार्टी जो था, जो सद्दाम हुसैन चला रहा था, he was somewhat like that. But US was eyeing. और आपको पता होगा मोहम्मद मोसादेग, उनका वो भी probably he was pan Arab, but he wanted better collaboration. Okay, उसको डिपोज किया यूके ने ऑयल के चक्कर में. लाया किसको? रेजा शाह पहलवी को. रेजा शाह पहलवी ने 1973 में बोला कि भाई हम ईरानियन ऑयल यूएस को नहीं दे सकते, मैं इसको अपने करेंसी में ट्रेड करूंगा. 1978 में आता है ईरानियन रेवोल्यूशन. इस्लामिक रजीम टेक्स ओवर अंडर अयतुल्ला खोमेनी. अयतुल्ला खोमेनी, whether you like it or not, has a pact with CIA. Okay, and the pact is simple, that Iran will not interfere in the other countries' matter wherever CIA goes. Done. Your power remains in your hand, basically. So if anybody thinks that lot of the problem of terrorism that you see worldwide, yeah, worldwide terrorism problem hai, Islam as an ideology is problem. Question is, who is adding that fuel to that fire? Fire cannot exist on its own. Fire आता है, बुझ जाता है, लेकिन उस फायर को मेंटेन करना तो आप फ्यूल तो ऐड करोगे. हु इज एडिंग दैट फ्यूल? दैट्स अ बिग क्वेश्चन यू नीड टू आस्क. वेस्ट इज द बिगेस्ट कल्प्रेट इन दिस. टुडे व्हाई वेस्ट इज वोटिंग फॉर Gert Wilders, Giorgia Meloni, Marine Le Pen in France? Why are they voting? For what? You created the mess and you allow that mess to come to Europe, and instead of changing the system, entire systemic structure which created the mess in the first place, you are trying to do some sort of remedial measures. Basically आप गर्ट विल्डर को वोट कर रहे हो, इट्स अ रेमेडियल मेजर, इट्स नॉट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज व्हेन यू चेंज द एंटायर फ्रिकिंग सिस्टम. जो आपका यूरोप है, यूरोपियन यूनियन का, आप पूरा सिस्टम को चेंज करो बेसिकली. या It was a good talk with you. Yeah. I mean, many Muslims, ex-Muslims don't know these things, which I go into deeply. Okay. जी. Yeah. Should we continue or will you talk about Manipur? I'm going to talk about Manipur, but having said that, I had done one live on ex-Muslim, Islam, ex-Muslim movement, future ahead. Okay. I When did is your say one next thing. ex-Muslim stream or Islamic stream?
I don't know. I have already scheduled until January. Maybe January में मेरे को ढूंढना पड़ेगा. Okay. I may do another stream on like the let's start with ex-Muslims. मैं शायद ला सकता हूँ 2-3 ex-Muslim को यहाँ पे बात कर सकते हैं. Maybe you can come and add your point. Maybe that would be appropriate. Maybe I can have that way session. Okay. That would be nice. Yeah. Because what I would like to see is many times I find BJP is a Hindutva, pro-Hindutva party. Imagine मैं किसी बीजेपी कार्यकर्ता को बोलूंगा कि यार मैं एक्स हिंदू एथीस्ट हूँ. Do you think they're going to leave me alive? No, they're not going to leave me. They will see me as a threat. They will see me as a political threat, basically. Okay. Yeah. But same BJP, they need a tool to demonize ethnicity of the Muslim. Muslim are like an ethnicity because Muslim कोई एक ethnicity नहीं होता है. अरब भी है, उसमें इजिप्शियन भी है, आपका पर्शियन भी है, आपका टर्क भी है, आपका उसमें इंडियन भी है. You have Tamil, you have Kerala, you have इस्लाम और हिस्टीरिया इनको बरकरार रखना है. basically, yeah. So they will promote Sahil, they will promote many ex-Muslim like ex-Muslim Sami etc. who pander to that Hindutva narrative कि भाई हिंदू तो बहुत अच्छे हैं, मुसलमान सबसे बुरा है. By the way, here is a shocking stat, Aristophanes, if you are debating with any Hindu guy. Yeah. In the last 50 years, we have killed 4.6 crore. Hear me out, 4.6 crore girl child. Would you call that a genocide? If you don't call that a genocide, then I don't know. I mean, we are not a humans, maybe. The society is not human, basically. ये बोलते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन घट गया है. Here is the thing. 15% of the Qatar population are Hindus. 15%. 6% of population in Bahrain, Hindus. 4% population in Kuwait, Hindus. जब वो नपूर शर्मा का ड्रामा हो गया था तब तो समझ में आ ही गया था इनका, फिर कैसे चुप हो गए लोग. And Qatar, what are the currencies which are stronger than US dollar? से हमारा इंडियन रुपी गिर रहा है. इंडियन रुपी हिट अ न्यू लो. $1 is equal to 83.3 rupees. रुपी गिर रहा है, ठीक है. What are the currencies better performing than the US dollar? Okay, US dollar is more expensive as compared to these currencies. Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan. Now tell me, इनका करेंसी जो है स्ट्रॉन्गर देन यूएस है. मजाक नहीं कर रहा हूं. टाइप इन गूगल दिस कंट्रीज करेंसी. कुवैत, कटार, बहरीन, include UAE as well, and maybe Jordan, and then Swiss franc. Switzerland, here is the exception. Switzerland always been the neutral. Switzerland is not part of EU, so they're not in any mess. Question is, why the terrorist attacks happen always exclusively in a European Union state or a NATO state? Tell me. They have that immigration laws. Exactly, but look at Switzerland. Switzerland is not part of EU. Switzerland is neutral. Switzerland, I don't know whether it's part of NATO. I don't think Switzerland is part of NATO. They are free out of the mess. The mess is created by the very people who today are shouting this, hey, immigrants, Islam is destroying my country. It's the freaking your country's shit system which created that mess. First, clean up the system. आपको पूरा system बदलना होगा. Entire system. The entire economic structure. Immigration problem in Russia, zero. Immigration problem in China, zero. Immigration problem in Brazil, zero. Brazil is an emerging economy, still zero. Immigration problem in South Africa, zero. Absolutely zero. Why? South Africa, अगर आप देखोगे, it's the most developed economy in entire African continent. No immigration issue. So what explains this crisis? What is happening? I don't know. India is a mixed economy, but immigration crisis not much.
I don't know what the heck the Bucks shout about immigration crisis. I mean, really, number That's of not relevant people. here. Immigration is not relevant here. Exactly, because if you look at India, right, most Indians emigrate out of India. The number of people who have left the Indian citizenship, the number of people who leave India per year way outnumbers the immigration. Entire immigrant population in India is only 0.7%. Zilch, basically. Although the Hindu right wing, they use European right wing arguments to dehumanize Muslims here. That's what they do. Okay, let's look at how many. Okay, if you want to immigrate, again, here is another problem. The local businesses, they don't hire Indians. Okay, whom they hire cheap labor. Have you seen security guards, Nepali security guard? Why security agencies hire Nepalis as security guard? Ask this question to a हिंदुत्व बिगट. जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बड़े बड़े कंपनियों में, वो ज्यादातर नेपाली क्यों होते हैं, या वो वेस्ट बंगाल से या नॉर्थ ईस्ट से क्यों होते हैं, मेरे को ये बताइए. Ask them. The thing is, they don't want people, they don't want the Indians to be paid with regular labor laws. वो cheap labor चाहते हैं. They want much cheaper cut for income to save their profits. Rohingyas, they serve the. Look at the companies that are in Kashmir, okay, and the farming they're happening, okay. Lot of private companies are investing in Kashmir post the abrogation of Article 370, okay. Turns out Rohingyas are also being settled there. How does this explain? Can you explain this correlation? But they don't Question have is, question is, domicile or yeah, but that would have been the case had Article 370. Article 370 makes it free. Who are the people who are happy with Article 370? 9 out of 10 Hindi person बिहार का यूपी का बोलेगा रे मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटा दिया. Ask them why are the companies in Kashmir are not hiring the people from Bihar, UP. Ask them. कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है कश्मीर में, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, ठीक है, why are they not hiring people from UP, Bihar, Assam, Orissa? Why? मेरे को बताओ. Absolutely no answer. All the people that they have hired there are local Kashmiris or some other random immigrant there, which they claim as Rohingyas. How? So there are Afghans who work there, by the way. जो Afghan refugee वो भी काम करते हैं basically. So Afghan refugee gets the job, but not a UP Bihar people who were expecting that they can go and own the land there. Basically. So as I said, it's one thing to criticize Islam, but apart from criticizing Islam, you need to know other things. You need to know geopolitics. You need to know economics. You need to know the feudal structures in different countries to understand what's happening, to figure out. Otherwise, कोई भी अंधभक्त बनेगा, कोई भी जो है वो मोदी का चश्मा लगा के मोदी मोदी करेगा. Yeah. yeah. So like Kashmir and Kerala were the first states to abolish feudalism in India. Turns out they are talked about more as jihadi. Here is the interesting point, basically. Both The states, Kashmir though they ban, constitution was secular and socialist. but They don't yeah, know that about is it. true. That's right. If anybody thinks that Kashmir war is only about Hindu Muslim, no freaking heck. It's not just about Hindu Muslim. It's just one of the many aspects. You can look at it many aspects. It's if you look at during the period of Cold War, the Kashmir issue was a contention between United States and guess what? USSR. USSR goes. United States put sanction on the Narasimha Rao government in the 1990. For what reason? For Indian government saying to US, hey, we have Pakistan as a terrorist state which funds the proxy war in Kashmir.
United States put a sanction on India during the 1990. So, and today we think US is our best friend. Wow. Historically, Russia has been India's best ally. Yeah, I mean, it will continue to be best ally, basically. I mean, it's funny. Some people were demonizing Putin for fighting the Ukraine war. War is war. I guess it's bad, no doubt. Okay, everybody asking Putin to stop. They put international. Heck, Russia outperformed EU. Russia outperformed US in the economy. Russia outperformed in the European manufacturing. They outperformed the European manufacturing. Russian economy outperformed despite sanction. You know, Russian has its own version of Coke, which is getting sold out in US markets. Wow. So it turns out the sanctions on Russia is hitting Europe instead of hitting the Russia. German economy in recession, French economy in recession, and I don't know, UK maybe economy. UK. Yeah, UK was already in recession basically even before the Sunak took over. So be ready to see Marine Le Pen in France. Be ready to see some AFD party from Germany winning. Yeah, maybe you will have some megalomaniacs there who will say, "Hey, our system is good. Problem is the immigrant." By the way, you created the mess in the Islamic world by having a fucked up system. That's the answer here, Yeah. Think basically. And imagine, had US not interfered and had UK not interfered, and they just allowed Arab countries to discover its own thing. Maybe, just maybe, who knows? Maybe Arabs would have created something else. Maybe there would have been pan Arabism instead of pan Islamism. Pan Arabism is any day way better than your pan Islamic shit, basically. Any day. Because Arab doesn't just include Islam. Arabs include your way of eating, way of wearing clothes. Even before Islam started, the Arabian traders used to sing songs to know exactly the number of distances they had to cover to the destination point via camel. So this song singing, this dance, this way of eating, if there had been emphasis, maybe you wouldn't have had this so-called this thing mess now. या आपके साथ बात करके अच्छा लगा बहुत. या फ्यूचर में हम बात कर सकते हैं और भी. ठीक है, मैं और मणिपुर में कंटिन्यू करना अभी चाहता हूँ. कोई रेलेवेंट टॉपिक होगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा. हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं एनी अदर लाइव एज वेल. मेरा नेक्स्ट लाइव है इंडियन पॉलिटिक्स को लेके. हम बोलते हैं लेफ्ट को, बट बेसिकली द थिंग विथ लेफ्ट इज द लेफ्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड नेवर टॉक अबाउट डिसमेंटलिंग कैपिटलिज्म. पहले हम 1950s में 60s में समझते थे लेफ्ट वो है जो बोलता है कैपिटलिज्म को उखाड़ के फेंको भाई. We need a something new system to go beyond capitalism. For example, Bhagat Singh was left. वो बोलते थे कि भाई हमको क्रांति चाहिए, बट टर्न्स आउट हम जो अपने आप को लेफ्ट बोल रहे हैं वो तो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रो इमिग्रेंट है. दे इनफैक्ट दे सपोर्ट चाइल्ड लेबर इन यूएस. Democrat candidates in US support it's okay to have child labor. They literally don't care. There are states there in United US. Literally, what sort of left is that? So ये जो लेफ्ट और राइट है ना, मैं समझता हूँ ये मीडिया, द सेम मीडिया विच इज कंट्रोल्ड बाय बिलियनियर्स, ओके, is deciding who will be the left and who will be the right. Basically, chit bhi mera, pat bhi mera here. Yeah, I mean, I don't know. I mean, मेरे को कभी कभी हंसी है कि कौन सा लेफ्ट है यार. आप अगर लेफ्ट हो तो हाउ कैन यू प्रमोट ए रिलीजियस आइडियोलॉजी? लेफ्ट इज एंटी रिलीजन. बाय द वे, बिलीव इट और नॉट, कार्ल मार्क्स ने एक लिखा था इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1857, पूरा एक बुक लिखा, एनालिसिस. ठीक है, कार्ल मार्क्स ने. उसने एक पीडीएफ नोट लिखा, ब्रीफ
summary of Indian history. You know what? He called the Muslim invasions as barbarian invasion. Karl Marx. बताओ कौन सा लेफ्ट हो भाई तुम? What sort of left are you? अगर कार्ल मार्क्स पढ़ते तो he compares Islam in the same way as you know, Christianity or any religion. क्वेश्चन कौन से लेफ्ट हो आप? What sort of left are you freaking? You tell me. ये आपको पूछना पड़ेगा वेस्ट में जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम लेफ्ट बोलते हैं अपने आप को, एंड दे आर एब्सोल्युटली ओके विथ Allahu Akbar slogan. They're absolutely okay with calling for the Shariat or ISIS rule in UK. लंदन मेयर का स्टेटमेंट है टेररिज्म इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिटी. जापानीज सिटी टोक्यो है, 13 million people, no terrorism, zero, absolutely. Oh, okay. I have to continue with my Manipur topic. Okay, So, guys, I will leave now. Okay. yeah. Thank you. We will continue. Yeah. So, by the way, sorry, I went off the topic. Let's stick with Manipur, basically. In Manipur, basically, the situation is really bad. There has been new uprising. So, basically, मैं viewer को एक disclaimer दे देना चाहता हूँ. 20 minutes from the 20th minute of this live to till now, we had a discussion with ex-Muslim, and I covered geopolitics, I covered economics, I covered the entire system, freaking system, which created monsters out of fringe group. जो फ्रिंज ग्रुप था आज वो एक मॉन्स्टर बन चुका है. सो somebody was feeding that monster basically. Anyhow, that's a different topic. मैं कभी फिर से लाइव करूंगा उस पे. बट या टॉपिक था मणिपुर को लेकर के. मणिपुर इज इन मेस. एवरी डे, every month, new wave of violence erupts, either by the Meitei or either by Kuki Zombie community. Okay, it never ends. होना ये चाहिए था. व्हाट्स द सोल्यूशन? कि आपको चाहिए था कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल, चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करते हैं, गवर्नर को डिसमिस करते हैं, वहां पे आप आर्मी को भेजते हैं, और जो मिलिटेंट ग्रुप है कुकी जोमी कम्युनिटी का और जो मिलिटेंट ग्रुप है मेतई कम्युनिटी का, दोनों को पकड़ के धोते हैं आप. ओके, वो द मिलिटेंट ग्रुप का जो लीडर उनको अरेस्ट करते हैं, और जो मर्सिनरी है उनको खत्म करते हैं आर्मी को रख करके. दिस वुड हैव सॉल्व्ड 90% of the problem in the Manipur. And here central government should have started the dialogue between the Meitei community and the Kuki-Zomi community. Dialogue, economic cooperation, or whatever, a certain dialogue. This mess should have been cleared. This should have been solved. You needed to do that. There are past inspiration I'm likely to use. 1994 में मणिपुर में क्राइसिस होता है. तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ही विजिटेड मणिपुर and he dismissed the chief minister. He brought governor's rule there, directly under the governor president's rule. Okay, and he invited the leaders of the two communities, local leaders, to come and have a dialogue. Peace was restored. Similar issue happened in 2001-2002 when Vajpayee was the prime minister. ठीक है. And during that time, the opposition parties went to Vajpayee. Vajpayee listened to their concern. And after that, Vajpayee decided he will go to Manipur and he will meet the people there. He went, he met the local leaders, he initiated the dialogues. And it turns out the issues and concerns of both, tribes were somewhat taken care to an extent. That stopped the this tussle. There was some sort of agreement between the two tribe there. Okay, back to 2023. I don't know what is wrong with our PM. Okay, he could have done this thing. He could have gone there. He could have initiated the dialogue. He could have brought the leaders of the Kuki Zomi and the leader of Meitei community together for a dialogue.
he would have said, hey, Meitei community, what is your concern? We are going to do that for you. Cookie Zombie, what is your concern? We are going to do that for you. Solve the issue. Turns out no lesson was learned. कुछ हमने नहीं सीखा यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं सीखा मणिपुर में. This issue would have been resolved had these steps been taken. Okay. And the militant groups who were adamant on violence, उनको शूट ऑन द स्पॉट बोल करके खत्म कर देना था दोनों कम्युनिटी का. ठीक है. बेसिकली ये होना चाहिए अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल. And dismiss the government of Manipur, dismiss the governor, the chief minister. But no such thing happened. BJP, just for its political uh, power to be retained, they are ready to commit the bloodshed. They are ready to allow flow of blood. खून खराबा वो बहाना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी जो है वीरेंद्र सिंह वो अपना सत्ता बनाए रखना चाहते हैं. उसको बनाए रखने के लिए वो तैयार है मैतेई कम्युनिटी और आपका क्या बोलते हैं कुकी कम्युनिटी आपस में लड़ते हुए मरते हुए देखकर मतलब कंटिन्यूएशन के लिए. तो ये क्या हो रहा है हमारे मतलब देश में मेरे को कोई बताए. और इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे, इस पे कोई न्यूज नहीं हो रहा है, इस पे कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं हो रहा है, इस पे कोई ट्वीट नहीं कर रहा है. हाउ सैड एंड हाउ पैथेटिक इट इज. इट्स बीन ओवर 6-7 months, लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं. 5-6 महीने टाइम था सरकार के पास इस इशू को सॉल्व करने के लिए. सरकार बिजी थी कर्नाटका इलेक्शन में, सरकार बिजी थी वर्ल्ड कप में, सरकार बिजी थी आपका क्या बोलते हैं फोटो ऑप G20 समिट के लिए, सरकार बिजी थी मोदी जी के फॉरेन ट्रैवल का यूएस में, फ्रांस में, यूएई में, इजिप्ट में, यहाँ पे बिजी थी. मणिपुर में कभी जाने की हिम्मत नहीं हुए. प्रधानमंत्री गए यूएई में, फ्रांस में, सऊदी अरेबिया में वगैरह में, यूएस में. टाइम नहीं मिला उनको मणिपुर जाने का. प्रधानमंत्री इजराइल पे बोल सकते हैं, मणिपुर पे नहीं बोल सकते. प्रधानमंत्री जो है वर्ल्ड कप में फाइनल में बैठ के कुर्सी में बैठ के फाइनल देख सकते हैं, मणिपुर जाकर लोगों के साथ बैठ करके बात नहीं कर सकते. ये काम करने थे प्रधानमंत्री के, लेकिन ये काम किया कांग्रेस के नेताओं ने, करने की कोशिश की एटलीस्ट मैं बोल सकता हूं. ये हाल है आज का मणिपुर में. और हमको कुकी स्वामी का ही समर्थन इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि दे हैव बीन द बिगर विक्टिम्स. ओके, क्योंकि उनका जो ट्राइबल रिजर्वेशन है, उनका ट्राइबल रिजर्वेशन को थ्रेट किया जा रहा था बाय गिविंग द ओबीसी मेतेई अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में रिकॉग्नाइज करने की कोशिश के चक्कर में मिस्टेक सरकार की, और ये जानबूझ करके सरकार ने किया है यहाँ पे बेसिकली. अच्छा, टीपीएस मैग्नेट वाईटी का ये है. ओके, वेल्ड रोज, हेलो वेल्ड. मेसी, हेलो मेसी, आई होप यू आर डूइंग वेल. मणिपुर एंड मंगल्स बेसिकली ट्रांजिशन टाइम था जब आप ज्वाइन की. It is very much possible to be true. Prophethood is totally different concept than godhood. Ram and Krishna were never and can never be prophets. They may not be prophets, but yeah, काल्पनिक कैरेक्टर भी है वैसे देखा जाए तो, ये कोई रियल नहीं है. Even if it means no noble peace between community. Okay. How would they translate the pagan goddesses into their progressive cults as prophetess? No one ever talked about accumulation of goddess into their worldview. Agreed. Okay. Because the goddess are always seen as sluts and witches. Indian love too. Okay, yeah. Was banned, but how are you still alive? Sahil channel was banned. Yeah, YouTube, right? Turns out in YouTube, you cannot post anything about Zionism. If you mention about Zionism, YouTube bans. You mention about Islam, YouTube bans.
But YouTube is absolutely okay with anything that is critical of all other religions. क्या रिश्ता है यूट्यूब का, मुझे समझाओ. दो रिलीजन का क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है, जुदाइज्म जैनिज्म का अलाउड नहीं है, जुदाइज्म का और इस्लाम का. Weird. YouTube policy, right? It's actually 6.1 crore female feticide since 70 up to, yeah, sorry, 6 point, I mean that's, हमारे पॉपुलेशन, ये जो बोलते हैं ना हिंदू पॉपुलेशन कमजोर क्यों, कम क्यों हुआ, ये इसलिए कम हुआ, इसलिए फीमेल फीटिसाइड की वजह से. French steal from Africa even in this era. That's how they got the uranium. Yeah, Niger recently had a military coup. Okay, and the Niger military government said to France and the Macron that, hey, you need to clear your military bases. Please get out of my country. France started bombing. That's their response. Barter system and economic system are the reason of free system exchange is the best. Barter system has its own advantage. Free system has lot of complexities. But if you look at, uh, I don't know what to say, but when Nazi Germany went bankrupt, Hitler kind of introduced a barter system there to manage their debt. I don't know how many of the people are aware, basically. Abraham Lincoln did follow barter system during the American Civil War, apparently. Opening a mohabbat ki dukan. I like that idea. Maybe that is a decent option. Criminals are from Bihar, Orissa, West Bengal, UP, Jharkhand, etc. That's why Keralites are choosing employees from Arunachal Pradesh. Yeah. No, go to Kerala, relax. Even Cookie, Zo, Chin, and Min college girls are getting abducted from college hostel by Matthias. Yep. You mentioned they kidnap bhi karte, unka rape bhi karte hai. Internet was suspended. Apparently after the release of that viral video of that women being paraded, basically, it became so disturbing and embarrassing that the government banned internet. They banned the WhatsApp forwards completely, basically, literally. Okay, why? Because the truth doesn't go out. I'm sure the number of women who have been paraded, whom we know, uska aap 100 times kar lo, maybe that much how horrible things might have gone there. We just don't know the severity on the ground. It could be much worse. There are no SCSTs in case this is a fraud at another level. Okay, so here is the issue. Turns out, even after converting, their caste identity doesn't go away for some reason. Weird thing is it, but that's the fact. Are getting attacked by Metes. Except for the Nagas, other tribes are attacked by Metes. Yeah, here Metes are the aggressor here, basically. And by the way, there are arguments that these Kuki, Zomi, and Chin tribe, Min tribe are from Burma, they are from Myanmar, they are from China. That is absolute bullshit. There are more number of Metes in Burma than the Kuki Zomi. And the Kuki Zomi are more into Manipur than in any other state. Meteis are spread out to Mizoram, Burma, and neighboring Nagaland, basically. So it's completely false propaganda that these people are from outside and they are just there coming from somewhere else. No, these two tribes existed even before British ruled India, even 400, 500, 600 years back as well. Okay, Kuki-Zomi are the hilly tribes. Meteis turned out to be land tribe.
And previously, Mettes weren't following the bhakti of Krishna. The bhakti of Krishna came to northeast by Srimant Shankar Deva. Okay, Shankara Devacharya. He brought that, uh, Krishna cult into Manipur as a bhakti movement, and Metai people converted into it basically. That's the truth. But if you look at the real religion of the Manipur, it is Sanamahism. That is the local tribal religion. Sanamahism is matriarchal. It's not patriarchal, it's matriarchal. That's one thing to keep in mind. It is never worth knowing anyway. Okay. Oh, I mean, I did a decent live. I hope you all enjoyed. I mean, real topic was Manipur. I think I went a little bit off topic here, but I apologize. As I said, the actual problem, how it started, what are the two communities there, and how it escalated into a civil war. The severity of Manipur civil war is 7 or 8 out of the 10, basically. I mean, it's worse. Okay. And currently government has suspended, but we keep hearing the news that every few days violence erupts, it becomes quiet, and against the violence erupts. I mean, it's so bad and embarrassingly bad. People tell some Kashmiri Pandits became refugee within our own country. How about Kuki Zomi and even sections of Meitei becoming refugee within our own country? How is it that good? And why people are not raising their voice on this freaking issue? There is a social engineering going on in Manipur, massive, no doubt about that. So people have to raise their voice, avoid the mafia, the mainstream mafia here, basically. Okay. So with this, I end my live and I come up with a new topic next week, Friday and Sunday, where I do the live 2 weeks every day. And the timing is 7 p.m. Yeah. Thanks. Bye.